आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे सीबीडीसी अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक प्रकार की ऐसी मुद्रा है जो डिजिटल रूप में होगी। हालांकि कुछ विद्वान इसे क्रिप्टो करेंसी का रूप मानते हैं, पर यह क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल ही भिन्न है। सीबीडीसी का थोड़ा सा अगर हम इतिहास देखने का प्रयास करें तो सन 2020 तक बहुत सारे ऐसे देश थे, विशेषकर अमेरिका जैसे देश में सीबीडीसी या फिर किसी ऐसी करेंसी का प्रचलन नहीं था जिससे उनको लेन देन में आसानी हो। कारण क्या है कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का बैंक का अकाउंट 2020 तक नहीं था। तो अमेरिका में अकेले ही 5% ऐसे एडल्ट या वयस्क लोग थे जिनके पास अपना खुद का बैंक खाता नहीं था। 2020 तक का यह आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त 13% अमेरिकी नागरिक ऐसे थे जिनके पास बैंक का खाता तो था, लेकिन पैसा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए या पैसा भेजने के लिए या और लेन देन करने के लिए वे मनी ऑर्डर, पेडे लोन या फिर चेक कैशिंग सर्विस इस तरह की सेवाओं का उपयोग करते थे, और ऐसी सेवाएं अक्सर महंगी हुआ करती थीं। इन समस्त समस्याओं से निपटने के लिए विश्व के कई देश सीबीडीसी अर्थात सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के प्रयोग की ओर अग्रसर हुए, और उन्होंने यह प्रयास प्रारंभ किया कि हम देखें इससे हमारी इकोनॉमी पर या इससे हमारे कार्यशैली पर, बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इस आकलन में उन लोगों ने सीबीडीसी का प्रचलन प्रारंभ किया। कुछ लोग इसे क्रिप्टो करेंसी से अलग नहीं मानते, पर क्रिप्टो करेंसी से यह अलग क्यों है? क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन भी इसीलिए चला कि क्रिप्टो करेंसी से आप अपने देश के अतिरिक्त किसी दूसरे देश या किसी को भी आप डिजिटल रूप में पैसा भेज सकते हैं। इसमें सीमाएं नहीं होती थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो फिक्स करेंसी होती है, उसमें किसी भी तरह का खतरा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी को कहा जाता है हाईली वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि बाजार में अभी पता चला 100 रुपये उसका दर है और शाम को पता चला उसका 1 रुपया दर है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब भारतीय रिजर्व बैंक ने सीबीडीसी के बारे में घोषणा की थी तो क्या प्रभाव पड़ा था। अब यह जो सीबीडीसी है, सीबीडीसी दो प्रकार का होता है। एक है होलसेल और एक है रिटेल। रिटेल मतलब हमारे और आपके जैसे जो ग्राहक है, खुदरा ग्राहक, और होलसेल में जो दुकानदार हैं या जो बड़े व्यवसायी हैं उनके लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरुआत में सीबीडीसी जब प्रारंभ किया था तो उसका मूल उद्देश्य यह था, उन्होंने इसे पायलट परियोजना मतलब प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत की थी, और कुछ चुने हुए शहरों को उन्होंने दिया था, जिसमें भुवनेश्वर, कोलकाता ऐसा था, और इसके अलावा कुछ चुने हुए बैंक थे जिनको उन्होंने यह सुविधा दी थी। समस्त बैंकों को नहीं दिया था। अब ग्राहक भी ऐसे चुने हुए थे, अर्थात बैंक अपने ग्राहकों को एक एसएमएस भेजती कि आपका चयन हुआ है इसके लिए और आप सीबीडीसी के मंच पर आएं और इसका ट्रायल करें। मैं भी बड़ा भाग्यवान था कि मुझे भी दो बैंकों की ओर से यह ऑफर मिला था कि मैं उनके सीबीडीसी का ट्रायल करूं, और मैं उनके मंचों पर जुड़ा। बहुत अच्छी शुरुआत थी। इसके बारे में मैंने संवाद दर्पण पर एक वीडियो डाला हुआ, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ दिखा दूंगा कि कैसे उसमें लॉगिन करते हैं और कैसे उसकी सेवा लेते हैं। अब भारत में अगर हम लेन देन की प्रक्रिया की बात करें तो सन 1990 में ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इसकी शुरुआत हुई थी। ईसीएस में हम लोग मैंडेट देते थे, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिल है, फ़ोन का बिल या फिर इंश्योरेंस का बिल, तो आप एक फॉर्म भर करके अपने बैंक में देते थे कि हर महीने इस तारीख को हमारे बैंक के खाते से पैसा काट करके और इस बिलर को जमा कर दिया जाए। इसके बाद आया आरटीजीएस, यह आया 2004 में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब आप पैसा देते हैं, उसमें इसकी सीमा है कि 2 लाख से ऊपर के रकम के लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता है। 2004 के बाद फिर एनईएफटी आया 2005 में।
इसके बाद 2005 के बाद फिर आया 2010 में IMPS। इसके बाद फिर थोड़ा सा और विकास हुआ और फिर आया CTS। CTS के बाद फिर थोड़ा सा और विकास हुआ और फिर NACH आया, NACH, यह आया 2012 में। और इसके बाद आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे और तमाम पे इंस्ट्रूमेंट हैं या वॉलेट्स हैं जिसमें आप लोग भुगतान करते हैं, लेन देन करते हैं, UPI, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस नहीं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया। और इसके बाद फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी CBDC लॉन्च किया। अब थोड़ी सी बैंकिंग के क्षेत्र से कुछ जानकारी ले लें कि बैंक अगर कोई करेंसी लॉन्च करती, कोई करेंसी शुरू करती है या कुछ नया चीज़ शुरू करती है तो उसका एक अधिनियम होता है। इसे कहा जाता है RBI एक्ट 1934। मतलब 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक का एक अधिनियम बना जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार के बैंक नोट जारी करने का अधिकार रखती है। और इसमें फिर ये टोकन सर्विस प्रोवाइडर्स, TSP कहा जाता है कि TSP को जारी कर सकती है। फिर KYC की परंपरा है। ये जो छोटे छोटे शब्द हैं, एब्रिविएशंस हैं, ये वीडियो के अंत में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप उससे देख सकते हैं कि ये एब्रिविएशन है, इनका क्या विस्तार होगा। तो अब आते हैं CBDC के बारे में। CBDC के बारे में एक और विशेष बात है कि CBDC पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। आप अपने बैंक के CBDC वॉलेट में जाते हैं, वॉलेट में जाने के बाद वॉलेट एक्टिवेट करते हैं। मैं इस वीडियो के बाद में भी आपको ये दिखाऊंगा कि बैंकों में CBDC वॉलेट कैसे एक्टिवेट करते हैं और कैसे लेन देन करते हैं। अभी 3 दिन पहले तक ये जो वॉलेट हुआ करता है CBDC का, उस CBDC के वॉलेट में एक समस्या थी। समस्या यह थी कि इसका UPI के साथ, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे आदि के साथ लेन देन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन नहीं था। लेकिन आज मैंने ट्रायल किया, मैंने 2-3 फ़ोन पे पैसा भेजने का प्रयास किया और मैं देखा बड़ी आसानी से ये जो CBDC का वॉलेट है उससे फ़ोन पे के खाते में या डायरेक्ट किसी बैंक के खाते में पैसा चला जा रहा है। उसका भी मैं विवरण आपके साथ साझा कर दूंगा। तो अभी तक इसमें मुख्य अड़चन थी कि जो UPI पेमेंट होता है या फिर जो वो स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं उसके माध्यम से इसमें पेमेंट नहीं हो पाता था। अब वह समस्या भी भारतीय रिजर्व बैंक ने हल कर ली है। इसका मतलब अब इसका प्रचलन खूब जोर शोर से होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक यह चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा CBDC में लेन देन हो, और जब अधिक से अधिक लेन देन होगा तो लेन देन के लिए कोई ना कोई साधन होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के इस अभियान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आगे आई। और यूनियन बैंक ने क्या किया कि इनके जो स्टाफ हैं, इनके जो अधिकारी और कार्मिक हैं, इनकी जो अलाउंसेज हैं, इनको जो भत्ता मिलता है, जैसे फ़ोन का भत्ता, मोबाइल का भत्ता या और इस तरह के जो अलग से सैलरी के अलावा, वेतन के अलावा जो भत्ते मिलते हैं, उन भत्तों का भुगतान उन्होंने, यूनियन बैंक ने CBDC के रूप में अपने कार्मिकों को दिया। इसका लाभ क्या हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो एक दिन का टारगेट था कि हमारा इतना बिलियन का ट्रांजैक्शन होना चाहिए CBDC में, वह टारगेट सफल रहा, कार्मिकों के खाते में गया। तो मैंने एक यूनियन बैंक के अपने मित्र से पूछा कि आपके CBDC वॉलेट में पैसा है, आप उसको कैसे कैश कराएंगे? तो उन्होंने बताया कि ये जो वॉलेट में आया है उसको हम रिडीम कर लेते हैं। रिडीम ऑप्शन में जा करके आपके पास जो CBDC आई है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आई है, आप उसको अपने बैंक के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसमें ट्रांसफ़र कर लिया। और आज का यह जो डेवलपमेंट है, जो मैंने करके देखा कि अब आप कोई भी QR कोड स्कैन करके सीधे CBDC के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं किसी भी ऐप में या फिर किसी भी बैंक खाते में। तो ये बहुत आसान हो गया। एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि आखिर इस CBDC की ज़रूरत क्या थी जब हमारे पास फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे साधन उपलब्ध हैं। तो इस विषय में अगर हम कहें तो इसमें क्या है, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से अभी भी लोग भयभीत रहते हैं कि ऐसे ऐप का हम प्रयोग करें और कहीं ठगी ना हो जाए।
स्वाभाविक सी बात है, सभी डरते हैं। तो डिजिटल करेंसी है जो सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। इस करेंसी का यह विशेष लाभ है कि आपको अपने बैंक के ऐप से, स्टेट बैंक के हैं तो स्टेट बैंक के ऐप में ले लीजिए, अगर आप कोटक महिंद्रा के हैं तो कोटक में ले लीजिए, आईसीआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, जिस बैंक के भी आप ग्राहक हैं उस बैंक के सीबीडीसी वॉलेट में जाइए, और जब सीबीडीसी में आप पंजीकरण करते हैं तो यह सीधे भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट से होता है। वो पूरा को पूरा इंटरफेस भारतीय रिजर्व बैंक का है। आप वहाँ जा कर के करते हैं और फिर वहीं से लेन देन करते हैं, तो ये एक भय खत्म हो जाता है। तो सीबीडीसी के बारे में जो भी बात मैंने कही, इसका मैं विवरण आपको स्क्रीनशॉट के साथ तो दे ही रहा हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक का एक पत्र है, वह पत्र मैं अपने वेबसाइट भाषाशिक्षण.org पर भी डाल दे रहा हूँ। आप चाहें तो विस्तार से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। निबंध लिखने की तैयारी के लिए जो मित्र लगे हैं उनके लिए भी यह सत्र लाभबंद रहेगा। आशा करूँगा कि यह सत्र अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। सीबीडीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद जिस भी बैंक का आप ढूंढें, एसबीआई या जो भी बैंक है, तो उस बैंक का नाम डाल करके उसका डिजिटल करेंसी आप डालेंगे। तो देखिए ये मैंने भारतीय स्टेट बैंक का निकाला है, ये डाउनलोड हुआ। देखिए डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ये पास मांग रहा है, पासवर्ड देने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया ओटीपी वगैरह से। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आप इसमें 4 ऑप्शन आ रहा है। देखिए अब इस ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। देखिए डिजिटल करेंसी इस तरह से दिखता है। ये 5 रुपये का नोट है, ये सिक्का है, तो ऐसे ही अलग अलग रुपए में दिखता है। इसके बाद आप अपने वॉलेट में पैसा डाल लीजिए। पैसा डालने का तरीका है, इसमें ऐड का आप विकल्प आता है, वहाँ से आप कर सकते हैं, और जो लेना है उसको सेलेक्ट करिए और उसको आप अपने वॉलेट में डाल लीजिए। और फिर बाकी आम जैसे यूपीआई के ऐप हैं उसी तरह से इसका पेमेंट के लिए प्रयोग कर सकते हैं।